वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। और मैं राकेश खत्री और ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व यानी कि अनधिमान वक्र की। और इस टॉपिक में कुछ और टॉपिक हैं इसके अंदर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अधिमान, एकदिष्ट अधिमान, अनधिमान वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन दर, अनधिमान मानचित्र और अनधिमान वक्र की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अनधिमान से। अधिमान से हम शुरू कर रहे हैं। अधिमान का मतलब होता है कि एक वस्तु को दूसरे से कम या ज्यादा पसंद करना। और यहाँ पर बात हो रही है अर्थशास्त्र में दो वस्तुओं के बंडलों में, कि दो वस्तुओं के बंडल हैं, बंडल बहुत सारे हैं, उन बंडलों में एक बंडल को कम या ज्यादा पसंद करना यहाँ पर अधिमान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर 4 बंडल हैं हमारे पास। पहले में है 2-2, दूसरा में है 1-3, तीसरे में 2-1 और चौथे में 1-1। इन चारों में से उपभोक्ता जो है वो चुनता है उस बंडल को जिसमें दोनों की मात्राएं 2-2 हैं। यानी इन चारों में से इसको वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, तो उसका एक अधिमान है उपभोक्ता कि वो इस चारों बंडलों में इस बंडल को अधिमान देता है। या ये सीधी भाषा में कह सकते हैं कि हम उसको उपभोक्ता 2-2 को ज्यादा पसंद कर रहा है। क्यों पसंद कर रहा है? बिकॉज इट गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो औरों की तुलना में ज्यादा संतुष्टि देता है। अब हम बात करेंगे एक दिष्ट अधिमान की। एक दिष्ट अधिमान में एक वस्तु को ज्यादा वेटेज मिल जाती है दो वस्तुओं में से। यदि उपभोक्ता दो बंडलों में से किसी एक बंडल में एक वस्तु की अधिक मात्रा को देखते हुए अधिमान प्रदर्शित करता है। याद रखना है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा, ठीक है, तो एक वस्तु की अधिक मात्रा को देखते हुए अधिमान प्रदर्शित करता है, तो इसे एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि दूसरे वस्तु की मात्रा का कम न होना भी जरूरी है। यानी उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार है। ये 3 बंडल हैं हमारे यहाँ पर। पहले बंडल में 1-0, दूसरे में 1-1 और तीसरे में 2-1। इन तीनों बंडलों में से उपभोक्ता जो है वस्तु एक के मुकाबले वस्तु एक को ज्यादा पसंद कर रहा है इन कंपैरिजन विद गुड्स 2। तो यहाँ पर जो उसने पसंद करा बंडल, वो पसंद करा है 2-1। और इसमें क्योंकि उसे वस्तु एक ज्यादा पसंद थी तो उसने वस्तु एक की अधिक मात्रा चुनी। साथ में वस्तु 2 की जो मात्रा है वो कम नहीं हुई, वो 1 है। तो इसे कहेंगे एकदिष्ट अधिमान। अब बात करेंगे अनधिमान की। अनधिमान मीन्स इंडिफरेंस, और ये अपोजिट होता है अधिमान का। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यदि उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक बंडलों को समान अधिमान देता है, ठीक है, समान मतलब बराबर अधिमान देता है, या कहेंगे कि समान रूप से पसंद करता है, तो इसे अनधिमान या तटस्थता या उदासीनता या इंडिफरेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों बराबर अधिमान का मतलब किसी को भी कम या ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। उपभोक्ता के पास बंडल है 4 और 4-5 का पहला बंडल है और 5-4 का दूसरा बंडल है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों में उसको समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो दोनों को वो बराबर पसंद करेगा और दोनों के प्रति वो उदासीन रहेगा। यानी इसमें से उसे कोई भी बंडल मिल जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे कहते हैं इंडिफरेंस, अनधिमान। अब हमारे अनधिमान वक्र की। और अनधिमान वक्र, इसी जो बात हमने करी अभी अनधिमान की, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसको हम ग्राफ में बनाएंगे तो एक वक्र मिलेगा। अभी देखते हैं, पहले समझ लें। उदासीनता वक्र उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किए जा रहे उन बंडलों को प्रदर्शित करता है जिनके प्रति वह समान अधिमान प्रदर्शित करता है। समान अधिमान का मतलब कि दो सब बराबर हैं, कोई भी कम या ज्यादा पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि सब बराबर संतुष्टि दे रहे हैं। प्रोफेसर मेयर्स की एक परिभाषा, उदासीनता तालिका एवं उदासीनता वक्र वह है जो ऐसे संयोगों से हमारा मतलब है बंडलों से है, ठीक है, बंडलों को दर्शाती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पहले यहाँ पर एक शब्द आया उदासीनता तालिका यानी इंडिफरेंस शेड्यूल। तो पहले इसे देखते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनेगी। इंडिफरेंस शेड्यूल में वो सारे बंडल हैं जिनमें उपभोक्ता बराबर संतुष्टि देता है। तो ये 4 बंडल मैंने लिखे हैं, 1, 2, 3, 4। तो चारों में यहाँ पर उनकी मात्रा है, उसमें वस्तु 1 और 2 की मात्रा कितनी कितनी है। तो इन चारों के प्रति उपभोक्ता उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो सब बराबर हैं, बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो उसे कोई फर्क नहीं है कि वो बंडल 1 ले, 3 ले, 2 ले या 4 ले।
ठीक है। साथ में आप ये भी देखते रहिए कि जो वस्तुओं की मात्रा है इनका परिवर्तन का पैटर्न कैसा है। अगर वस्तु 1 की मात्रा नीचे की ओर कम हो रही है तो वस्तु 2 की मात्रा नीचे की ओर बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आय निश्चित है, उसी निश्चित आय में ही उसे वस्तुओं की मात्रा खरीदनी है। अगर वो पहला बंडल 40 और 5 का ले रहा है और उसके बाद वो वस्तु 2 की इकाई बढ़ाना चाहता है तो 5 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि आय सीमित है। लेकिन अगर उसे 5 से 8 में पहुंचना है तो उसको उसके लिए वस्तु 1 की मात्रा 40 से घटाकर 30 करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिस्कशन अभी आगे आएगा, इसलिए मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जितने भी ये 4 संयोग है, 4 बंडल है, उपभोक्ता इनके प्रति तटस्थ है, इंडिफरेंट है। अब देखिए मैंने ग्राफ बना दिया यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने जो है वस्तु 1 ली है इधर, और वाई पे हमने वस्तु 2 ली है। और यहाँ पर मैंने जो बंडल्स पीछे बात कर रहे थे हम वो हमने बनाया है। ठीक है, पहला बंडल आपका ये आया 18-10, दूसरा आया 12-20, तीसरा आया 8-30 और ये आया चौथा 4-40। ठीक है, तो इन 4 बंडलों को जब मैंने यहाँ डॉट को बनाया और उसके बाद एक लाइन से इन चारों डॉट्स को मैंने मिला दिया तो एक कर्व मिल गया, और इसी कर्व को हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व, आईसी कहते हैं, अनधिमान वक्र। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर कोई बंडल हो सकता है। यहाँ पर मान लो कोई बंडल है तो ये बंडल भी क्या हो करेगा? इन्हीं चारों बंडलों के बराबर ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, इस पूरे अनधिमान वक्र में जितने भी बंडल आएंगे वो सभी समान संतुष्टि देने वाले होंगे। अब बात करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो भी मैंने बात करी कि एक वस्तु की मात्रा लेने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि जब उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में ही वस्तुओं की किसी बंडल में एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को त्यागना पड़ता है। और ये जो मात्राओं का परिवर्तन हुआ है इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अदला बदली हमने करी कि एक को कम कर दिया, दूसरे को ले लिया, और इनका जो अनुपात होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन दर। और जो अंतिम इकाई होती है, अंतिम इकाई के प्रतिस्थापन दर को हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्लियर है? अब इसका एक सूत्र है जिससे हम इसे निकाल सकते हैं। वस्तु 1 के लिए वस्तु 2 की सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट फॉर्म हो गया MRS, 1 के बदले 2। तो इसको हम निकालेंगे बराबर वस्तु 2 की मात्रा में परिवर्तन बटे वस्तु 1 की मात्रा में परिवर्तन। इस सूत्र को याद रखना है, ये आपका परीक्षाओं में काम आता रहेगा। इस सूत्र में भी आता है, इसके सवाल भी आते हैं। अब हम तो आइए अब बात करते हैं अनधिमान वक्र की विशेषताएं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक जो हमने ग्राफ पीछे बनाया था उसी को एक बार फिर से प्लॉट करते हैं ताकि आप सारी चीज़ों को यहाँ पर कोरिलेट कर सकें। तो पहली जो विशेषता है, पहली प्रॉपर्टी है कि जितने भी वक्र आप देख रहे हैं बाईं ओर से दाईं ओर गिर रहे हैं। ये हमारा बाईं साइड है, यहाँ से लोग नीचे दाईं ओर को ये सारे ग्राफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी मैंने अभी बात करी थी पीछे आपसे कि जब एक वस्तु की मात्रा हमें बढ़ानी होती है तो हमें दूसरे वस्तु की मात्रा कम करते हैं। तो जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दूसरे वस्तु की मात्रा कम होती जाती है और ग्राफ जो है वो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता रहता है। दूसरी विशेषता यह कि यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका कारण है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हम कहें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ पर लगता है, और जैसे जैसे हम अतिरिक्त वस्तुओं का प्रयोग करते जाते हैं उनकी उपयोगिता घटती जाती है, तो हम उसके बदले उतनी ज्यादा चीजों का प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर उन्नतोदर बनता है। तीसरा है कि अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। आप देख रहे हैं जितने भी ये अनधिमान वक्र हैं बराबर दूरी पर और दूसरे को न तो टच कर रहे हैं न ये एक दूसरे को काट रहे हैं। कारण ये है कि अगर वो एक दूसरे को काटेंगे कहीं पर भी तो जो उनका कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों जगह काउंट होगा, और फिर जहां पर जिस बिंदु पर वो काट रहे होंगे वहां का जो बंडल होगा वो बाकी जितने भी बंडल होंगे उन सबको बराबर संतुष्टि प्रदान करेगा। और ऐसा संभव नहीं है कि दो अलग अलग वक्रों के बंडल बराबर संतुष्टि प्रदान करें, इसलिए ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा तभी हो सकता है जब सारे बंडल एक ही वक्र पर हों और एक वक्र से दूसरे वक्र पर जाने पर उनकी संतुष्टि का स्तर बदल जाता है। चौथा है कि एक वक्र पर स्थित बंडल समान संतुष्टि देते हैं, परंतु अलग अलग वक्रों पर स्थित बंडल अलग अलग संतुष्टि देते हैं। ठीक है, तो एक वक्र में अगर हम IC1 में हैं तो IC1 के अंदर जितने भी बंडल होंगे उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। IC2 पर चले जाएंगे, उसके अंदर जितने भी बंडल होंगे उनका संतुष्टि स्तर बराबर होगा। IC3 में भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम वक्र बदल देते हैं, IC1 और IC2 की बात करेंगे तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। IC3 और IC1 की बात करेंगे तो दोनों की संतुष्टि का स्तर अलग अलग होगा। दाईं ओर का अनधिमान वक्र बाईं ओर के वक्र से अधिक संतुष्टि देता है। जैसे जैसे हम दाईं ओर को खिसकते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे, या हम कहेंगे IC1 हमने दिया जैसे ग्राफ में, IC2 उसके दाईं तरफ भी और ऊपर है, IC3 उससे भी दाईं तरफ और उससे भी ऊपर है। तो इस दिशा में अगर हम चलते हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना, IC1 के जितने भी बंडल है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, IC2 का ज्यादा है। IC3 जो है, IC3 के बंडल और ज्यादा संतुष्टि देते हैं। तो उपभोक्ता ये चाहता है कि वो IC1 में अगर है तो IC2 में चला जाए, 2 में है तो IC3 में चला जाए। तो ये जो एरो मैंने बनाया है, उपभोक्ता इसी दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है। अगली बात है कि वक्र का कोई भी सिरा किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि दोनों सिरे आगे जाके फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन वो एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे। उसके बाद जो बात हो रही है वो ये है कि जितने भी हमने अभी बंडलों की बात कर रहे हैं, इन वक्रों की बात कर रहे हैं और ये अनधिमान मैप की बात कर रहे हैं, तो चाहे इंडिफरेंस कर्व हो चाहे इंडिफरेंस मैप हो, इसके अंदर जितने भी बंडल आ रहे हैं हम केवल उनकी तुलना कर रहे हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं कि कौन सा बंडल कम अधिमान देता है, कौन सा बंडल ज्यादा अधिमान देता है। हम कभी भी उसकी वास्तविक मात्रा का नाप नहीं कर सकते। तो यही चीज यहाँ पर है कि सभी अनधिमान वक्र तुलनात्मक होते हैं, वास्तविक उपयोग नहीं बताते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कंसेप्ट पहले से ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। और अगर वाकई में ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्द हम अपना अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे उपभोक्ता के इष्टतम चयन की, and we'll try to understand the consumer's equilibrium with the help of budget line and indifference curve। तो इस वीडियो की सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें इंटर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।